हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैंने सोचा कि भाई कम्युनिटी पे क्वेश्चंस जो हैं वो रोज़ डल रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो गलत आंसर्स हैं उन पर वोट ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ही जो है वो क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को रोज़ के सेशन में जो कम्युनिटी पे डल रहे हैं उनके जवाब मैं ही आप लोगों को दे दिया करूं। जो भी अगर 4-5 क्वेश्चन कम्युनिटी पे डालेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को जवाब रात के जो मेरा वीडियो अपलोड होता है उसमें मैं दे दिया करूँगी। बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊँगी। अभी एक्चुअली मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे लाइव को हैंडल नहीं करा जा रहा कि कैसे जो है वो सारी चीज़ उसको कमेंट्स भी देखना और वो करना है, तो इसलिए मैंने अभी लाइव का जो है वो नहीं करा है रोज़ का। लेकिन थोड़े दिन में लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी। और आज आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि मैं मेटाफिज़िकल पोएट्स के बारे में, मेटाफिज़िकल पोएट्री क्या होती है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसीट, किसने ये वर्ड यूज़ करा, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आप लोगों को आज छोटे से प्यारे से वीडियो में देती हूँ। और प्लीज़ एक बात का मेरी जो मैं आप लोगों के 2 मिनट लेना चाहूँगी। पहले क्वेश्चंस के जवाब दे देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। एक आज क्वेश्चन था 12 घंटे पहले डाला था कम्युनिटी पे, मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो ये कल मैंने करवाया भी था कि मिल्टन की जो एरियोपेजिटिका है इट वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि मिल्टन बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी मच एजिटेटेड एंड ही रॉट डिवोर्स ट्रैक्ट्स, उसने डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे एंड वो डिवोर्स ट्रैक्ट्स पब्लिश होने से रोक दिए गए थे क्योंकि उस समय लाइसेंसिंग एक्ट जो है वो लगा हुआ था कि कोई भी किताब बिना अप्रूवल के, बिना लाइसेंसिंग के, बिना किसी काट छांट के नहीं पब्लिश हो सकती थी। तो मिल्टन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए एरियोपेजिटिका लिखी थी। तो एक असाधारण आंसर आपको दे रखा होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब मान लीजिए अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिया होता तो क्या लगाएंगे? तो इसमें मोस्टली लोगों ने 65% ने इस पे वोट दिया है द बैन ऑन द थिएटर्स। नहीं, एरियोपेजिटिका बैन ऑन द थिएटर्स पे बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी थिएटर्स जो बंद हुए थे 1642 में बंद हुए थे। ये है सेंसरशिप कि डायरेक्टेड अगेंस्ट था सेंसरशिप के, यानी कि सेंसरशिप को हटा दिया जाए, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगेंस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 था इन विच ऑफ द प्लेज शेक्सपियर अटैक्स द प्यूरिटन। 77% लोगों ने इसका आंसर दिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो अपने सोर्सेज को एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 50% के आपके जो है वो क्वेश्चन आएंगे। 50 का ग्रामर आएगा, 50 का लिटरेचर आएगा, 10-15 प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर आएगी। या ग्रामर में अगर वोकैब आती है, वेदर दे हैव मेंशन्ड इट और नॉट, मगर ग्रामर का इंटीग्रल पार्ट है तो आएगी ही आएगी। तो अगर हमें कोई लिटरेचर वाले क्वेश्चन में हम अपना क्वेश्चन को ठीक से जवाब दे सकते हैं तो उसके में नंबर क्यों कटवाएं? 77% लोगों ने वोट किया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने अटैक करा था ज्यूज को, और इसमें जो इसका सही आंसर है दैट इज ट्वेल्थ नाइट। इसका सही आंसर ट्वेल्थ नाइट है कि किस प्ले में शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स को अटैक करा, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। फिर उसके बाद है बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लैग्ड इन विच कैन बी फाउंड इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स द कोर्टशिप सेटायर विट ऑल द थ्री। कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में क्या क्या चीज़ें नहीं है? कोर्टशिप, सेटायर, विट, ऑल द थ्री। इसका आंसर है ऑल द थ्री। ये इतना साधारण क्वेश्चन था। अ लायनस हैज वेल्प्ड इन द स्ट्रीट्स एंड ग्रेव्स हैव यॉन्ड एंड यील्डेड टू द डेड इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैज डूम बीन फोरटोल्ड। ये जब जूलियस सीजर की मृत्यु से पहले जो ऑमिनस चीज़ें घट रही हैं उस पर है, तो ये इसका राइट आंसर है जूलियस सीजर। और आप देखिए केवल 11% राइट से इसको वोट्स मिले हैं। और ये तो अधिकतर सही है कि शेक्सपियर ने जो 28 सोनेट्स लिखे हैं उसमें से लास्ट के 2 सोनेट्स जो हैं वो किसे एड्रेस करे गए हैं? तो क्यूपिड, गॉड ऑफ लव को किए गए हैं।
तो ये यहाँ तक जो है मैंने आप लोगों को बताया। और नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला भी बिल्कुल सही है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ अ टर्म जो कि कीट्स ने दी थी अपने लेटर में, और उसने ये टर्म यूज़ करी थी शेक्सपियर के लिए। और ऐसा ही कीट्स ने एक टर्म यूज़ करी थी वर्ड्सवर्थ के लिए, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। तो इसी तरीके से ये जो हैं क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी। तो आप जो है आंसर्स अपना जो है वो कम्युनिटी पे देख लीजिएगा, और अगर सही लगते हैं उनको आंसर्स को ठीक जो है अपना समझ लीजिएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से कह रहा, आज मैं मेटाफिजिकल स्कूल के बारे में आपको बताऊं। एक एक नंबर बहुत कीमती है। अगर कहीं से भी ये लग रहा है कि इसको पढ़ के क्या करेंगे, उसको पढ़ के क्या करेंगे, एक चीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब लिटरेचर में मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आपको थोड़ी ना पता है हिस्ट्री में से कहाँ से उठा के क्या दे देंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, फिर भी लोग इनमें गलत कर देते हैं। हो सकता है कल आपको यही क्वेश्चन कम्युनिटी पे डले मिले हो, और मैंने आज पढ़ा भी दिए, उसके बावजूद ही पता नहीं उसको दिखेंगे लोग सही करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं इसके बारे में आप लोगों को अब समझा देती हूँ क्या है। सबसे पहले आप लोगों को आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है हु यूज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने यूज़ करा था? क्वेश्चन, आज मैंने क्वेश्चन से ही शुरू करा है। हु सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? Who is the founder of Metaphysical School of Poetry? What actually is metaphysical poetry and what is conceit? ये मैं आपको जवाब जो है इन पांचों क्वेश्चंस के आप लोगों को दे रही हूँ। शुरुआत कर रही हूँ what actually is metaphysical poetry। अब आप सोच रहे होंगे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, अभी तो मैडम जो है वो मिल्टन की एज पढ़ा रही थी। ये उसी एज के पोएट्स हैं। मिल्टन की एज में 3 तरीके के पोइट्स थे, स्पेंसेरियन, मेटाफिजिकल एंड किवेलियर्स। तो मैंने आज जो है वो लिया है मेटाफिजिकल पोइट्स को लिया है। सबसे पहले मेटाफिजिकल के बारे में जानते हैं। मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मीन्स होता है परे, एंड फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। तो शारीरिक चीज़ों से परे जो पोएम्स या कोई जो शारीरिक चीज़ों से परे लिखा जाता है उसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। ये मेटाफिजिकल का मतलब है ये वो पोएट्स थे जो कि 16th सेंचुरी के रोमांटिक पोएम्स और बहुत ही जिसे कहते हैं स्मूथ पोएम्स के अगेंस्ट एक रिवोल्ट करते हुए ये पोएम्स लिखी गई थी, मेटाफिजिकल पोएम। इसमें बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही टेक्निकल टर्म्स जो है वो यूज़ की जाती थी। इन पोएम्स को समझने के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी था। अगर कोई साधारण दिमाग रखने वाला व्यक्ति इस तरीके की पोएम्स को पढ़े तो शायद वो उन्हें ग्रैस्प ही नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं इसमें पेडेंट्री यानी कि पांडित्य प्रदर्शन जो है वो किया जाता था। ये इन पोएम्स में ये टेक्निकल लैंग्वेज, ज़ैरगन्स और वो सारी जो चीज़ें हैं वो एब्ट्रूस लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे समझना बहुत ही कठिन है, वो मेटाफिजिकल पोएट्स ने यूज़ करी। अब ये जो टर्म है, हु यूज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ करा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी लाइव्स ऑफ द पोएट्स पे। ये टर्म जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बताया कि भाई इस पोएम का जो हॉलमार्क है यानी कि जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? कंसीट, रिलायंस ऑन इंटेलेक्चुअल विट, बुद्धि जो है पांडित्य का प्रदर्शन करना। ये आप जो 17वीं सेंचुरी के कुछ पोएट्स का ग्रुप था जिनके लिए यह टर्म यूज करी गई। कौन कौन थे वो? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, थॉमस एंड एंड्रयू मार्वेल। ये चारे जो हैं ये पोएट्स थे जिनको, और भी थे जिनको मिलाकर जो है मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। तो ये तो हुआ कि मेटाफिजिकल पोएट्स किसने कहा? लाइव्स ऑफ पोएट्स में डॉक्टर जॉनसन ने। हु सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, लेकिन डन जो है वो मेटाफिजिक्स को प्रभावित करता है, ये वर्ड यूज करा है, ये जो लाइन है वो यूज करी है ड्राइडन ने। ड्राइडन ने यूज करा है डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स।
अब बात करते हैं कि 17th सेंचुरी में जो ये सेंचुरी थी उसमें मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं जॉन डन। जॉन डन जो है वो इसके फाउंडर हैं, बाकी के सारे तो उनको के बाद जो हैं वो आए हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है ये मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में जो वर्चस्व है वो कंसीट का है। और व्हाट एक्चुअली इज कंसीट? कंसीट का मतलब होता है इलेबोरेटेड मेटाफर। इलेबोरेटेड यानी कि मेटाफर को बहुत एक्सटेंड कर दो, एक ऐसी चीज़ों से कंपेयर कर दो जो दो डिसिमिलर थिंग्स को पुट टुगेदर, तो उसे क्या कहा जाता है? कंसीट। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जॉन डन ने खुद को और अपनी प्रेमिका को कंपस के फीट से कंपेयर करा है। खुद को उसने मूविंग फुट और अपनी बिलवेड को फिक्स्ड फुट से कंपेयर जो करा है। इसके अलावा उसने फिजिकल और या अर्थली लवर्स को और स्पिरिचुअल लवर्स को ग्रहों से कंपेयर करा है और जो नेचुरल फिनोमिना से कंपेयर करा है। तो जब हम दो डिसिमिलर थिंग्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड कंसीट। तो आई होप कि आपके इन चारों क्वेश्चंस का जवाब जो है वो मिल गया होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, हु यूज़ द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। तो ये है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज यूज्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है। हु सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? दैट वॉज ड्राइडन। और ये किस में कहा है? लाइव्स ऑफ पोएट्स में, जो कि डॉक्टर जॉनसन की बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो रचना है। हु इज द फाउंडर? जॉन डन। व्हाट एक्चुअली इज मेटाफिजिकल पोएट्री ये मैं आपको बताऊंगी। एंड व्हाट इज कंसीट? इलैबोरेटेड मेटाफर, दैट इज कंसीट। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स जो हैं वो लिख लीजिएगा। और अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, इसके बारे में आपको बताती हूँ, जो इनके पोएट्स हैं, इनके वर्क्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। A group of 17th century poets this metaphysical poets this term is used for a group of 17th century poets। ये कौन कौन थे इनके बारे में लिख रही हूँ। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन एंड रिचर्ड क्रॉशर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन में आता है भाई कोई एक इन ग्रुप में से अलग कोई पोएट दे देते हैं, तो ये बताने के लिए कि ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आप लिख रही हूँ। देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में आपको कुछ बताऊं कि क्या है।
This poetry investigates relation between rational, logical argument and intuition or mysticism. Reacting against 16th century स्मूथ पोएम्स। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती थी, ये पोइट्री जो है वो रिलेशन बताती थी लॉजिकल, तार्किक आर्ग्यूमेंट, इंट्यूशन और रहस्यवाद के बीच में। ये स्मूथ पोएम्स के अगेंस्ट थी, ये रफ होती थी, कोर्स होती थी, टेक्निकल टर्म्स भरी हुई होती थी, शारीरिक चीज़ों से परे होते हुए भी ये बहुत ही एमोरस जो है वो हुआ करती थी। और ये जो जितने भी जो राइटर्स हैं उनके क्या वर्क्स हैं, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेटाफिजिकल पोइट्री आपको मैंने बताया कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे 17th सेंचुरी के, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या थी, ये भी मैंने आपको बताया। अब आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। देखिए किस किस के कौन कौन से वर्क हैं, ये मैं आप लोगों को इसमें कि एक एक वर्क के ही बारे में पूछा जाता है। तो जैसे एक आप लोग, ये तो 12th या उसमें लगी हुई भी है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, या BA में लगी हुई है। तो अब ये यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं ज़रा आगे बढ़ के इनके वर्क्स के बारे में आप लोगों को बता दूँ। जॉन डन के बारे में सबसे पहले अगर हम लें, जो इस स्कूल के जो फाउंडर थे जॉन डन, उनका जो वर्क है जॉन डन का, वो है उनका फेमस जो वर्क है होली सोनेट्स। होली सोनेट्स, इसके अलावा उनके वर्क हैं सेटायर्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये इनके वर्क्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया इन्हीं में जो है इनके वर्क्स हैं वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, कैननाइजेशन, फ्लियर, द सन राइजिंग, ये सारे इनके वर्क्स हैं। इसके बाद हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, इनकी पोएम जो है वो पब्लिश हुई है द टेम्पल के नाम से, द टेम्पल के नाम से। तो मैं इसमें आप लोगों को शॉर्ट में केवल यही बता रही हूँ कि ये किसका है। होली सोनेट्स किसके हैं? जॉन डन के। द टेम्पल किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट का। ये सारे के सारे कौन हैं? मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। एंड्रयू मार्वेल की बहुत ही फेमस रचना है एंड्रयू मार्वेल। ये वो रचना है, वो पोएट्स हैं जो 11th-12th में BA में लगे हुए हैं। तो एक मान के चल रही हूँ मैं कि शायद इन्हीं में से राइटर्स जो हैं वो दे दिए जा सकते हैं। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इनकी एक बहुत ही जो है वो फेमस रचना है, ये मैं इसमें यहाँ पर लिख रही हूँ। इन्हीं की है, एंड्रयू मार्वेल की है, होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न, क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये भी एंड्रयू मार्वेल की रचना है। तो इसमें वर्क्स ही जो है मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद रिचर्ड क्रॉशॉ का वर्क मैं ले रही हूँ। रिचर्ड क्रॉशॉ का है विशेस टू हिज सपोज्ड मिस्ट्रेस।
और इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें बताऊंगी। तो जो मैंने ये सारी चीज़ लिखी ये आपको बताने के लिए कि मेटाफिज़िकल का मतलब क्या है। मेटाफिज़िकल जो टर्म है, ऐसा नहीं है कि ड्राइडन से पहले ये टर्म यूज़ नहीं करा था। ये टर्म ड्राइडन से पहले विलियम ड्रमॉन्ड ने यूज़ किया था, लेकिन ड्राइडन ने यूज़ करा, डन अफेक्ट्स मेटाफिज़िक्स वर्ड यूज़ करा। मेटाफिज़िकल पोएट्स जो वर्ड है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। किस में? अपनी लाइव्स ऑफ पोएट्स में। मेटाफिज़िकल पोएट्स कौन थे? जो अपनी पांडित्य प्रदर्शन जो है वो करना चाहते थे, यानी कि वो एक टेक्निकल लैंग्वेज, वो जो रेनेसांस की, जो 16th सेंचुरी की मीठी मीठी सी, प्यारी प्यारी सी, स्वीट सी पोएम्स थी, उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट था। कोर्स पोएम, बिल्कुल ऐसी जो बिल्कुल एब्रप्टली शुरू होती हो, कोलोक्वियल लैंग्वेज से शुरू होती हो, उस तरीके की पोएम थी। कौन सी? ये मेटाफिज़िकल पोएट्री। तो इसमें ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जिनके फाउंडर का नाम था मिस्टर जॉन डन, और जॉन डन ने जो है होली सोनेट्स, सटायर, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे हैं। एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट की सारी जो वर्क्स हैं वो टेम्पल में पब्लिश हुए हैं। और एंड्रू मार्वेल ने लिखी है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स में से एक है। और एक है होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। रिचर्ड क्रॉशॉ ने लिखा है विशेस टू हिज सपोज मिस्ट्रेस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, इन पोएट्स को प्रेज करा है मॉडर्न राइटर टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने इन्हें जो है वो बहुत प्रेज करा है। अब क्या कहा है टी.एस. इलियट ने, इसकी ये भी देख लीजिए। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। देखिए, द मेटाफिजिकल पोएट्स, ये एक एस्से है 1921 में लिखा। ये इट्स एन एस्से बाय टी.एस. इलियट। और इसमें इसने क्या कहा है कि ही आर्ग्यूड दैट देयर वर्क fuses reason with passion, और ये इट शोज, ये काफी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म भी है, यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स। यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स, and feeling which later became separated into a dissociation of sensibility। ये दो टर्म्स टी.एस. इलियट के द्वारा यूज़ किए गए हैं। टी.एस. इलियट ने एक एस्से लिखा है मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि 1921 में जो है जो एस्से आया था। और इसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो वर्क है, मेटाफिजिकल पोएट्स का जो वर्क है वो फ्यूज़ करता है, यानी कि वो मिलाता है तर्क को पैशंस के साथ, यानी कि तर्क को भावनाओं के साथ, और ये बताता है यूनिफिकेशन, यानी कि थॉट्स जो हैं वो सारे के सारे एक साथ है, थॉट्स का एकाकार होना जो है वो बताता है। एंड फीलिंग, जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो फीलिंग बाद में सेपरेट विच लेटर बिकेम, एंड फीलिंग विच लेटर बिकेम सेपरेटेड इनटू अ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में जो है वो बदल जाती है। अब ये यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, ये लिटरेरी टर्म्स में बहुत काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि टी.एस. इलियट ने ये कहा किसके बारे में है, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में कहा है। किस में कहा है? मेटाफिजिकल पोएट्स। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो एस्से है वो किसने लिखा है, टी.एस. इलियट ने, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो किसने यूज़ करी है, डॉक्टर जॉनसन ने।
ठीक है। और वो भी किस में, लाइव्स ऑफ पोएट्स में। तो आज मैं इतना ही जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ, 1 मिनट देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमारी तरफ से जो है ब्लर्ड आ रहा है या साफ़ नहीं दिख रहा है, तो वो हमारी तरफ से नहीं है। पिक्चर क्वालिटी को अगर आप बढ़ा लेंगे अपने यूट्यूब पर तो आपको वो दिख जाएगा। हमारी तरफ से उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इशू नहीं है। और जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उनके लगातार मैं अपलोड कर रही हूँ उस पर, लेकिन अभी 1-2 दिन से नहीं हुआ है। कल जो है वो जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सारा जो है वो मटेरियल वो आपका PDF फॉर्म में उस पर जो है टेलीग्राम लिंक पे डल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगे, आपने नोट्स बनाए, अच्छे लगे लेक्चर्स आपको, तो प्लीज़ बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। गुड नाइट।